I request to today chief guest Raghu Thakur garu come on to the dais. జోహార్ జోహార్ తెలంగాణ అమర వీరులకు జోహార్ నాయి నర్సారెడ్డి గారికి జోహార్ జోహార్ తెలంగాణ అమర వీరులకు. మిత్రులారా, నేను ఐ విల్ డాబుల్ बोथ इन तेलुगु एंड हिंदी. रघु ठाकुर जी के लिए मैं हिंदी में भी बात करने की कोशिश करूंगा. मेरा हिंदी इतनी साफ नहीं होगा, लेकिन सह लेना पड़ता, सह लेना होगा. अगर कोई हिंदी बात करने में एक्सीडेंट भी हुआ तो उसको रिपेयर कर लेना. मित्रों, रघु ठाकुर जी हमारे निमंत्रण पे इस मंच पे पधारे हैं. हमें खुशी है कि वो समाजवाद और उसकी प्रासंगिकता इसके ऊपर भाषण देंगे. दुनिया भर में समाजवादी का आदर हो रहा है, आदर बढ़ रहा है और प्रासंगिकता भी बढ़ रही है. अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में लोग चाहते हैं, जो इंडिया से गए हैं एनआरआई, वो भी चाहते हैं कि फिर दुनिया में समाजवादी आंदोलन शुरू हो और वो जोर पकड़े. इंडिया में तो और ज्यादा जरूरी है समाजवादी सिद्धांत. इसलिए हर राजनीति का एक बुनियाद होना चाहिए. बुनियाद बिना बिल्डिंग नहीं टिकता. वो बुनियाद क्या होना चाहिए? उसका एक दर्शन शास्त्र होना चाहिए, एक फिलॉसफी होना चाहिए. वो दर्शन शास्त्र का बुनियाद क्या होना चाहिए? इंसानियत होना चाहिए, హ్యుమానిటీ, మానవత్వం పునాదిగా సిద్ధాంతాలు, సిద్ధాంతాలు పునాదిగా రాజకీయం. नहीं तो क्या होगा? वो रडरलेस बोट विथ ए रोरलेस बोट्समैन इन ए शोरलेस ओशन. जिस अभी राजनीति का कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत का कोई बुनियाद नहीं है. इंसानियत बुनियाद रहना चाहिए. इसलिए क्या हुआ तेलंगाना में, क्या हुआ इंडिया में, क्या हुआ? इंडिया तो अभी हैदराबाद में देखे पूरे कारपोरेट कंपनीज का पूंजी छाया हुआ है. हैदराबाद एफडीआई आने के बाद, मोदी एफडीआई आने के बाद हैदराबाद में वो कहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान, लेकिन केयर हॉस्पिटल जैसा बड़ा हॉस्पिटल एक पाकिस्तान के क्रिमिनल हाथ में है. उसका नाम है आरिफ नकवी, वो कंपनी का नाम है अब्रास. आप नेट में खोल के देखो, विकिपीडिया में वो रहता है आरिफ नकवी इज ए कॉन्विक्टेड फाइनेंस फ्रॉडस्टर. अब्रास कंपनी, एफडीआई. आप कहते हैं देशभक्ति, देशभक्ति, देशभक्ति नहीं, विदेश भक्ति है. सुबह हम उठे सबके, अब से नहीं है मैं दोष खाली बीजेपी को दोष नहीं ठहरा रहा हूं, कांग्रेस भी, इससे पहले जितने भी पार्टियां हैं सब पार्टियां. आप सुबह उठे, साबुन खरीदे, वो विदेशी है. पेस्ट विदेशी है, ब्रश विदेशी है. उसके बाद ब्रेकफास्ट आपका पिज्जा बर्गर विदेशी है. वो पिज्जा बर्गर के बाद आप कोका कोला, पिप्स कोला, वो भी विदेशी, अमेरिकी है सब. रात में लोग दारू पीते हैं, IMFL इंडियन मेड फॉरेन लिखकर, रम हो, विस्की हो. उसके बाद केंटकी फ्राइड चिकन, मैकडोनाल्ड, सब विदेशी. आपका देशी कपड़े विदेशी, आपका कार विदेशी, आपका स्कूटर विदेशी, आपका पेट्रोल विदेशी, डीजल विदेशी, आपका दिमाग भी विदेशी, सोच भी विदेशी. क्या स्वदेशी है? आप कहते हैं स्वदेशी स्वदेशी. आपका स्वदेशी जागरण मंच कहां चुप गया? कहां सो रहे हैं आप लोग? नींद से उठो, उठाना है. उसके लिए समाजवादी और प्रासंगिकता का ये चर्चा हो रहा है. रघु ठाकुर जी అమ్మ రండి, ముందుకు రండి. మా అన్నపూర్ణక్క अब पక్కనే కూర్చోమ్మా. लोहिया जी कहते थे कि उस सभा में मैं आज शामिल नहीं होगा जो सभा में एक औरत बेटी मौजूद नहीं है. दो औरत, दो ही है और ज्यादा रहना था. ये हमारी बहन है, हमारी बेटिया है. रिलैक्स. तो मैं बोलने का मतलब यह है कि समाजवाद किस लिए प्रासंगिक है इस टाइम, इस वक्त पे. तेलंगाना में ज्यादा है. तेलंगाना में सब लुटेरे दिख रहे, हर जगह लुटेरे. तेलंगाना आने के बाद पहले भी यही था, अभी भी वही है. एक जिला लेंगे, कई कोई दोस्त आए थे परसों करीमनगर के, एक उदाहरण लेंगे. करीमनगर में क्या क्षति हो रहा है, विध्वंस हो रहा है. पूरे पहाड़ा गायब हो गए. वो मंत्री है, गंगुला कमलाकर करके वो मंत्री बन गया है, ग्रेनाइट माफिया है.
वो मंत्री, कांग्रेस टाइम में भी वही मंत्री, तेलुगुदेशम में भी वही मंत्री, टीआरएस आने के बाद वही मंत्री, सब पहाड़ काट दिए, कोई पहाड़ नहीं है। बारिश कैसा होगा, भेड़ बकरी चराने वाले कैसा जिएंगे? पूरे नदियों से रेती गायब हो गई। एक गांव में लारियों के नीचे, नेरला गांव में लारियों कितने लोग कुचल दिए? 23 लोगों को कुचल दिए। उसका जिसका लड़ाई लड़के वो एक एमपी भी बन गया, लड़ा है, अलग बात है वो। एक गांव में वो मंत्री है केटीआर, सिरसिल्ला में पूरे जंगल खत्म हो गए, महामुत्तारम, पेद्दपल्ली, गुज्जपड़गु सब गायब। और ऊपर से कोल माफिया पूरे ओपन कास्ट। एक जिले में इतना माफिया है, इतना क्षति है, तो तेलंगाना कहां बचेगा? आदिलाबाद जिला 5 नदियों का जिला है, पंजाब है, गोदावरी वहां बहती है, प्राणहिता, अडम, वर्धा, वर्धा नदी जो वर्धा का आश्रम है गांधी जी का, वर्धा और प्राणहित, 5 नदी, 12 रिवलेट्स, 12 रिवलेट्स, నల్లవాగు, సలివాగు, శుద్ధవాగు, పెద్దవాగు, వట్టివాగు, స్వర్ణవాగు, తాటి తొర్రవాగు, 12 వాగులు, 5 నదులు, 8 జలపాతాలు, झरने 8 है, उच्चरा, कुंताला, नल्लगुंडम, गायत्री, कोर्टिकल, झरने 8 झरने देखने के लिए बहुत खूबसूरत होती है। इतनी वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पीसीज, वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल स्पीसीज, इतने और टाइगर्स भी है, टाइगर कवाल है, टाइगर सैंक्चुरी भी है, वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, कितने ह्यूमन स्पीसीज है, अलग अलग जनजाति, गोंड, राजा गोंड, गुलाम, तोटी, आंध, नायकपोडु, मथुरा, पुजारी प्रधान और लंबाड़ी, इतनी जनजाति, जनजातियों के अलग अलग जुबान, हर आदमी अलग और दूसरों की जुबान जानता है। इसके अलावा तेलुगु, हिंदी, मराठी, उर्दू और इंग्लिश, इतने इतने लैंग्वेज कहीं बोले जाते हैं क्या? ये क्या हो रहा है? क्षति हो रही, पूरे बर्बाद हो रहा है। इसी दशा में ये सबका आदिला महबूबनगर में 2 नदियां हैं, हर मंडल 2 आबा है, 2 नदियों के बीच में है। 2 कौन सा है? उधर गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। वहां भेड़ बकरे कितने हैं? 48 लाख भेड़ बकरे, 5 लाख जानवर है, वो गाय है और भैंस है, इतने कहीं भी नहीं है। हाईएस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन साउथ इंडिया इज इन महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन आप चराने गए बैल बकरियों को, बैल को नहीं जाने दे रहे। वहां यूरेनियम अभी एक्सप्लोरेशन शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से महबूबनगर जाएगा, क्षति होगी, नहीं बचेगा। रंगारेड्डी, नलगोंडा, इतनी विध्वंस हो रहा है, इतने बर्बाद, इतना पसमिंदा। ये थोड़ा उर्दू भी आएगा, पसमिंदा क्षति के बारे में, कोई नहीं, उर्दू तेलुगु सब हिंदी मिक्स करके बात करते हैं हम लोग। इतना पसमिंदा हो रहा है, शर्मनाक बात है। कोई पार्टी आवाज नहीं उठाता, मुंह भी नहीं खोलता, कोई पार्टी असेंबली में नहीं खोलता, बाहर नहीं खोलता, मंच पे नहीं खोलता, मीटिंग में नहीं होता। ये क्या है? इसके लिए क्या करना है? इसके लिए लोगों को जो दुख है, दुखित लोग हैं, उनका हौसला बुलंद करना है और अपने समाज का आवाज बुलंद करना है। हौसला बुलंद करना, आवाज बुलंद करना है तो ऐसी चर्चा होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। रघु ठाकुर का कल बहुत लोग सुने थे, हमको अच्छा लगा। रघु ठाकुर जी बार बार हैदराबाद आना चाहिए, लोगों को उजागर करना चाहिए। वो लुटेरे वहां बैठे हैं तो सब लोग लठेरे बनना चाहिए, लठ लेके निकलना है। वो लूट कर रहा है, हम लाठी तो निकालना है ना, लठदार बनना है। వాడు లూటీ చేస్తుంటే మనం లాఠీ లేపాలి. లఠేరి అంటే లాఠీ లేపేవాడు, లాఠీ పట్టుకున్నాడు. లఠేరి అంటే గొల్లోలు కూడా లాఠీ వాళ్ళ దగ్గరనే ఉంటుంది. तो लुटेरों से निपटना है तो लठेरे बनना चाहिए। तो उसके लिए रघु ठाकुर जी आना है, बार बार आना पड़ेगा। आप यहाँ हिम्मत और हौसला बढ़ाना, बुलंद कराना पड़ेगा। तो आप हमारा हौसला बुलंद कीजिए, हम हमारा आवाज बुलंद करेंगे। we raise our voice, you raise our spirits, we raise our voice. తెలుగు అది మా ధైర్యం పెంచండి, మేము మా గొంతు పెంచుతామని చెప్తున్నాం. లేకపోతే లూటీ జరుగుతూ ఉంటుంది, మనం చూస్తూ ఊరుకుంటాం, మౌనంగా ఉంటాం. చదువుకున్న వాళ్ళు మౌనంగా ఉండడం తప్పు. సైలెన్స్ ఇస్ కనైవెన్స్, కనైవెన్స్ ఇస్ బిట్రేయల్, బిట్రేయల్ ఇస్ సిన్, సిన్ ఇస్ పనిషబుల్ అఫెన్స్. పౌర సమాజం మౌనంగా ఉంటే అది శిక్షార్హమైన నేరం అవుతుంది. అందుకనే పౌర సమాజం స్పందించాలి.
నడుము బిగించాలి, తలకు పాగా కట్టాలి, లాఠీ తీసుకొని బయలుదేరాలి. అట్లా బయలుదేరడం కోసం, స్ఫూర్తి కలిగించడం కోసం మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తుంటారు. ఇప్పుడు నేను రఘు ఠాకూర్ గారికి తెలంగాణ में भी क्यों प्रासंगिक है समाजवादी सिद्धांत और देश भर में भी क्यों है, मैं 2-3 शब्दों में बताया हूँ. आपके सुनने के लिए लोग सब तरस रहे हैं. आप बात करेंगे, उन्हें बता. 2 దశాబ్దాలుగా మలిదశ ఉద్యమంలో తొలినాళ్ల నుంచి రాష్ట్ర సాధన వరకు మడమ తిప్పని పోరాటం చేసి తెలంగాణ భావజాల వ్యాప్తి, తెలంగాణ ఉద్యమ శక్తుల సమీకరణ, ఉద్యమ శక్తుల సంఘటితం, లక్ష్య సాధన వైపు అందరినీ తీసుకుపోయి ఒక యూనిక్ పాత్ర పోషించినటువంటి సంస్థ తెలంగాణ జర్నలిస్టు ఫోరం. తెలంగాణ ఉద్యమం ఒక సంక్షుభిత స్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడల్లా తెలంగాణ సమాజానికి ఒక వెన్నుదన్నుగా నిలబడి ఉద్యమాన్ని మళ్ళీ లక్ష్య సాధన వైపు సంసిద్ధం చేసినటువంటి సంస్థ జర్నలిస్టు, తెలంగాణ జర్నలిస్టు. తెలంగాణ ప్రజలుగా, తెలంగాణ మట్టి బిడ్డలుగా, తెలంగాణ బుద్ధిజీవులుగా ఈ తెలంగాణ కోసం ప్రజల పక్షాన నిలబడి కొట్లాడినటువంటి జర్నలిస్టులు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన వరకు నిలబడినటువంటి వాళ్ళం. తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత కూడా ఏ లక్ష్యాల కోసమైతే తెలంగాణ ప్రజలు రాజకీయాలకు అతీతంగా, సైద్ధాంతిక వైరుధ్యాలకు అతీతంగా నిలబడి, సంఘటితంగా నిఠారుగా నిలబడి కొట్లాడినటువంటి ప్రజలు ఏ లక్ష్యాల కోసమైతే పోరాటం చేశారో ఆ లక్ష్యాలు సిద్ధించిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆ లక్ష్యాలు నెరవేరే దిశగా మరొక పాత్రని పోషించాలని జర్నలిస్టు ఫోరంగా తెలంగాణలో ఉద్యమంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళమంతా కూడా ఈ తెలంగాణ పునర్నిర్మాణం, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆ పాత్ర పోషించాలని పనిచేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత మార్చి 5వ తేదీన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు సందర్భంగా పార్లమెంటు సాక్షిగా భారత పార్లమెంటు తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీలని నెరవేర్చాలని మార్చి 5వ తేదీన ఒక అన్ని ఉద్యమ సంస్థలు, అన్ని రాజకీయ పార్టీలతోటి ఒక అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని, ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 3వ తేదీన తెలంగాణ ఏ ట్యాగ్ లైన్తో అయితే తెలంగాణ ప్రజలు ఉద్యమ పథాన ప్రయాణం చేసిండ్రో అందులో ప్రధానమైనటువంటి నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల్లో ఒకటైనటువంటి నీళ్లు. ఈ నీళ్లలో తెలంగాణకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం కోసం వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ ప్రజలు బలంగా గొంతెత్తినటువంటి సందర్భం. ఆ తర్వాత తెలంగాణ సిద్ధించిన రాష్ట్రంలో మళ్ళీ అదే తెలంగాణ రాష్ట్రం కంటే ముందుగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎటువంటి అన్యాయం, వివక్ష జరిగిందని చెప్పి భావించామో, దానికోసం పోరాడాము, అది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా అదే విధంగా నిర్లక్ష్యం జరుగుతుంది, తెలంగాణ ప్రజల పట్ల ఆ వివక్షని కొనసాగుతుందని సందర్భంతో కృష్ణానది తెలంగాణ పెండింగ్ ప్రాజెక్టులని మొన్న సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన కరోనా సందర్భంలో కూడా ఒక పెద్ద ఎత్తున 300 మందితోటి ఒక సమావేశాన్ని నిర్వహించాం. ఈ విధంగా తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన నిలబడి, తెలంగాణ ప్రజల గొంతుగా నిలబడి తెలంగాణ జర్నలిస్టులు బుద్ధిజీవులుగా పనిచేయనటువంటి ఈ జర్నలిస్టు ఫోరం ఆ లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నది. అదే క్రమంలో ఇవాళ అదే ప్రస్థానంలో భాగంగా ఇవాళ ఒక ఈ తెలంగాణ సమాజం ఉన్నటువంటి ఒక పర్టికులర్ సంక్షుభిత స్థితిలో మళ్ళీ తెలంగాణ ఎటువైపు ప్రయాణం చేయాలి, తెలంగాణ దేన్ని ఏ మార్గంలో పయనించాలన్నటువంటిది ఒక చర్చగా జరగాలనేటువంటి ఒక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఇవాళ తెలంగాణ చాలా సీరియస్ అంశాలు తెలంగాణలో చర్చకు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. తెలంగాణ సమాజంలో జరగాల్సినటువంటి అంశాల మీద బలంగా చర్చకు అన్ని వర్గాలు మాట్లాడాల్సినటువంటి ఒక సందర్భం మొదలైంది. ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఒక ప్రజల్లో ఏ విధంగా అయితే మార్పు కోసం, ఏ విధంగానైతే ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలు ప్రజల ఆకాంక్షల్ని ప్రతిబింబించకుండా ప్రజల ఆకాంక్షలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నాయో అటువంటి వాటి నుంచి మళ్ళీ
ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు పనిచేయాలి, సమాజం నడవాలన్నటువంటిది ఒక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ ఆలోచన మొదలైంది. 3 రోజుల క్రితమే చూసినాం. ఇవాళ మనం అగ్రరాజ్యం అని చెప్పేసి మాట్లాడుకునేటువంటి అమెరికా లాంటి చోట కూడా అది ఒక మనకు స్పష్టంగా కనిపించింది. అక్కడ కూడా మనకు కనిపిస్తున్నది అంటే ఒక సోషలిస్టు భావజాలము. అంటే సమాజంలో సోషలిస్టు భావజాలం అంటే ఒక సింపుల్ సెన్స్ లో చెప్పాలి అంటే సమాజంలోని ప్రజలంతా బాగుండాలి, సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలు సగర్వంగా ఆత్మగౌరవంతో బతకాలి, బిచ్చగాళ్ళుగా కాకుండా ఎవరికి వాళ్ళే స్వయం శక్తితోటి సాధికారికంగా బతకాలి అని జీవించాలని చెప్పేదే సోషలిజం అని చెప్పేసి నాకున్నటువంటి ఒక చిన్న జ్ఞానంతో నాకున్నటువంటి ఒక అవగాహనతో నేను చెప్తున్నటువంటి నేను అనుకున్న అభిప్రాయంగా నేను ఇవాళ చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా సందర్భాల్లో ఏ సందర్భం వచ్చినా కూడా ప్రపంచంలో అటువంటి అభిప్రాయం ప్రజల నుంచి వ్యక్తమవుతుందని చెప్పేసి మనకి ఇవాళ ఈ మధ్య కాలంలో మనకు అర్థమవుతున్నది. మొన్న అమెరికాలో అదే చూపించింది. ఇవాళ అనేక సందర్భాల్లో అటువంటిది ఇవాళ ఎందుకంటే ప్రజల ఆకాంక్షలకు భిన్నంగా, ప్రజల ఆకాంక్షలకు వ్యతిరేకంగా, ప్రజల ఆకాంక్షలని పక్కదో పట్టించే విధంగానో లేకపోతే అనగదొక్కే విధంగానో ఉన్నట్లయితే ఏదో ఒక సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆ సందర్భానుసారంగా ప్రజల నుంచి తప్పనిసరిగా తిరుగుబాటు వస్తుంది అనేది వాళ్ళ సమాజం ఎంత మనం అనుకుంటున్న సమాజం కెరీరిస్టిక్ ఓరియంటేషన్ తో సమాజంలోని ఈ న్యూ జనరేషన్స్ ప్రయాణం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా సమాజం ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా నిలబడాలని అన్ని తరాలు కోరుకుంటున్నాయి, అన్ని తరాలు నిలబడతాయి, గొంతు విప్తాయి అనేది. థ్యాంక్ యూ. और सभी मित्रों साथियों दोस्तों, हम सबसे पहले तो तेलंगाना जर्नलिस्ट फोरम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने मुझे बुलाकर उन ज्वलंत सवालों पर कुछ चर्चा करने का अवसर दिया है जो आज देश और दुनिया को बहुत ही प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। और दूसरा मैं इसलिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे यहां के इसलिए बहुत प्रसन्नता हुई। हिंदुस्तान में मैंने पहला ऐसा जर्नलिस्ट फोरम देखा जो कुछ विचार विमर्श करना चाहता और सुनना चाहता है। मैं देश भर में जाता हूं, दिल्ली के प्रेस क्लब में कभी जाना हो तो लगता है कि किसी दारू घर में आ गए, मधुशाला में लगता है कोई प्रेस क्लब में कोई बार में आ गया है। देश के और भी सूबों में हम जाते हैं, वहां के भी जो राजधानियों के प्रेस क्लब हैं वो एक प्रकार से केवल अड्डे बन गए हैं जहां पर कुछ होता नहीं। पर इसलिए मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि तेलंगाना जर्नलिस्ट फोरम ने न केवल एक अवसर हमको दिया है बल्कि सारे हिंदुस्तान के पत्रकार संगठनों को लिए एक नई राह बताने का काम किया है कि पत्रकार का दायित्व क्या है, पत्रकारिता क्या है और पत्रकार इस देश का जो नागरिक है तो उसके नाते उसके दायित्व क्या है। नरसिंह रेड्डी जी की शोक सभा में हम लोग आए थे और इस अवसर पर हमको आपसे मिलने का ये अवसर मिला। हमारे 50 साल पुराने साथी थे, उनका भी हम लोगों ने याद किया और अब हम लोग उस विषय पर आएंगे जिस विषय की आज चर्चा जरूरी है। आपने जो विषय रखा है हम हिंदी में बोलेंगे और इसलिए आपसे माफी भी चाहें कि मुझे तेलुगु नहीं आती है। हालांकि आंध्र प्रदेश और खासकर तेलंगाना का जो इलाका है, तेलंगाना प्रदेश जो है, इस प्रदेश के लोगों को एक अच्छा अभ्यास है कि वो हिंदी और तेलुगु दोनों में बात करते और समझते हैं। तो सही मायने में कोई अगर राष्ट्रीय है तो वो तेलंगाना के लोग हैं कि जो राष्ट्र की भाषा और सूबाई भाषा दोनों को समझ पाते हैं। हम लोग इसमें अधूरे राष्ट्रवादी हैं कि जो अपनी एक भाषा तो बोल पाते हैं पर दूसरे को नहीं समझ पाते। हमने प्रयास किया था जब हम जेल में थे इमरजेंसी में, इंदौर जेल में, कि कुछ दक्षिण की भाषा सीखे तो कुछ कन्नड़ तो सीख पाए
पर तेलुगु सिखाने वाला कोई वन था नहीं। अगर हमारे पत्रकार मित्र वहां हमारे साथ जेल में आए होते तो जरूर हम इनसे तेलुगु सीख पाते। और कभी समाजवादी आंदोलन को लेकर फिर तेलंगाना की जेल में जाना पड़ा तो मुझे खुशी होगी, और मैं आपसे कहता हूं कि मैं अगली बार जब आपको मिलूंगा तो तेलुगु में भी कुछ बोल पाऊंगा। समाजवाद क्या है, इसकी प्रासंगिकता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल समाजवाद क्या है? समाजवाद की जब बात हम लोग करते हैं तो समाजवाद के बारे में एक परिभाषा आती है जो 18वीं सदी में दुनिया में आई और जिसमें कहा गया कि व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार और व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार, यानी हर व्यक्ति में जो क्षमता है, जो उसकी योग्यता है, उसके अनुसार उससे लिया जाए, देश के लिए, समाज के लिए लिया जाए, और जो इंसान की जरूरत है उसके हिसाब से उसको दिया जाए। एक ये मूल दर्शन था, मूल सोच था जिसके आधार पर समाजवाद की विचारधारा एक दौर में खड़ी है। और जब ये कहा गया कि व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार दिया जाए और योग्यता के अनुसार लिया जाए, तो उसमें भारत जैसे मुल्क में कुछ प्रकार की नई चीजें भी आई या पुरानी चीजें आई जो सामने आई और जिनकी कल्पना समाजवाद के सोच को लेते हुए डॉक्टर लोहिया ने की। अब यूरोप में किसी देश में किसी से अगर योग्यता के अनुसार लेना हो तो थोड़ा आसान है, पर भारत जैसे मुल्क में जहां हजारों साल से योग्यता को दबा के रखा गया हो, सामाजिक आधार पर, जन्म के आधार पर, वहां योग्यता को पैदा करने का अवसर न दिया गया हो, वहां योग्यता से कैसे लिया सकता है? तो इसे लोहिया ने कहा कि समाजवाद का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि बगैर सामाजिक समता के समाजवाद नहीं आता। और सामाजिक समता का मतलब क्या हुआ? सामाजिक समता का मतलब हुआ कि जन्म के आधार पर बराबरी। हमारी समाज व्यवस्था ने हजारों साल से हम पर जन्म के आधार पर गैर बराबरी थोपी हुई है। जन्म से आदमी छोटा और बड़ा हो जाता है। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि आर्थिक बराबरी हो जाए तो सब बराबर हो जाएगा, परंतु ये कथन सही नहीं है। इसलिए कि इंसान के बीच में जब जन्मना फर्क हो जाता है तो फिर इंसान की योग्यता को सीमित किया जाता है। उससे डॉक्टर लोहिया ने कहा, जब रिजर्वेशन की चर्चा की समाजवादी विचारधारा में, तो उन्होंने कहा कि विशेष अवसर का सिद्धांत है। यह आरक्षण नहीं है, यह विशेष अवसर है। यह विशेष अवसर उनके लिए जिनको हजारों साल से भारत की राजनीति के मंच पर आने का अवसर, करने का अवसर नहीं मिला, जो हजारों साल से पीछे हैं, जब तक उनको पहले बराबरी पर नहीं लाया जाएगा तब तक समानता नहीं आ सकती। तो पहले पीछे वालों को आगे लाने के, बराबरी पर लाने के लिए विशेष अवसर के दिया जाना चाहिए। और जिन वर्गों को, जिन लोगों को डॉक्टर लोहिया ने विशेष अवसर में शामिल किया, उनमें अनुसूचित जातियां थी, अनुसूचित जनजातियां थी, ओबीसी की पिछड़ी जातियां थी और इसके साथ साथ महिलाएं भी थी। यह बात लोहिया ने सबसे पहले कहा कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में तो महिलाएं भी पीछे हैं। यानी जिनको जन्मना आधार पर पीछे रखा गया, उनके घर की महिला भी उनके पीछे करा गया। इसीलिए है ना, करा गया। तो इसलिए लोहिया ने महिलाओं को भी उसमें शामिल किया। तब हम भारतीय समाजवाद के संदर्भ में आते हैं तो इसमें कुछ नए प्रकार के फर्क, परिवर्तन भी आते हैं।
कुछ आक्षेप भी समाजवादी विचारधारा को लेकर लगाए गए। एक आक्षेप ये लगाया गया कि जो समाजवाद की विचारधारा है तो विदेशी विचारधारा है, और हम लोगों ने कहा, डॉक्टर लोहिया ने भी कहा कि भाई ये विदेशी विचारधारा नहीं है। जो भारतीय समाजवाद की कल्पना है, हर मुल्क विचारधारा की अपनी अपनी कल्पना करता है। समाजवाद भी भारत के संदर्भ में एक अलग स्वरूप में होगा, और समाजवाद का पहला ज्ञान हमको किसने दिया? समाजवाद कोई 18वीं सदी की कल्पना नहीं है। समाजवाद तो हमको उस प्रकृति कल्पना है जिस प्रकृति की हत्या तेलंगाना में पर काला चीख भी करेगा, पुकारेगा तो बोलेगा अपराधी है, ये व्यवस्था नहीं चल सकती। समाजवाद रहेगा। तो समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो इंसान के बीच की तमाम गिरबाइयों को बराबरी पर लाने की व्यवस्था है। पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटी महिलाओं के साथ। इन घटनाओं के बाद हमारे अखबार वाले, कुछ मीडिया वाले भी लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं महिलाओं को रात में निकलना नहीं चाहिए। तो रात किसके लिए? रात महिलाओं को कैद खाने के लिए क्या? क्यों नहीं निकलना चाहिए? आपके दिमाग में आप वो समता का भाव नहीं बना पाते। तो जो नारी को बराबर का दर्जा दे, वो बराबर का माने, तो अपने मन के पाप को कैद करने के लिए नारी को कैद करना चाहते। ये गैर बराबरी है। इस गैर बराबरी को मिटाना होगा, और ये जो गैर बराबरी है, की चर्चा हमने आपसे की, इनको मिटाने का काम करना पड़ेगा। तो समाजवाद आज भी एक पार्श्विक विचारधारा है। आज हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, निजी हाथ में दिया जा रहा है। इसको बचाने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा, पर संघर्ष कहां है? रेलवे हिंदुस्तान का आज भी सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है। 1974 there was a railway strike led by Mr. George Fernandes. I was a part of that. I was arrested in railway strike in 1974. तब हिंदुस्तान के रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी मजदूर थे 22 लाख। In whole of the country there were only hardly 3,500 stations. आज इस हिंदुस्तान में 8,000 रेलवे स्टेशन हैं। रेल की पटरियों की लंबाई बढ़ के 80,000 किलोमीटर डबल हो गई है। अभी तो कोरोना काल है, वरना रेलगाड़ी में रोज 5 करोड़ लोग यात्रा करते थे। उस जमाने में 1 करोड़ लोग यात्रा करते थे, यानी 5 गुना यात्री थे, और कर्मचारियों की संख्या घट के आधी हो गई थी 12 लाख। ये कैसा विकास है? अगर विकास की परिभाषा करना है तो हमको रोजगार के साथ जोड़ना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जितने % पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का विकास हो रहा हो, उतने % रोजगार बढ़ाना होगा। यह विकास का मतलब है। अगर विकास के साथ रोजगार कम हो रहा है तो विकास नहीं है। इंसान की लाश के ऊपर विकास हो रहा है तो विकास नहीं है। हम इसको विकास मानने को तैयार नहीं है। आप रोबोट लाएंगे, हिंदुस्तान की 40 लाख महिलाएं जो घर में काम करती हैं, बाइयां काम करती हैं, भूखों मर जाएंगी। आप रोबोट लाएंगे, हिंदुस्तान के 73-74 लाख लोग सिक्योरिटी का काम करते हैं, मर जाएंगे, रोबोट पे करेगा। आप रोबोट लाएंगे, हिंदुस्तान का डॉक्टर खत्म होगा, रोबोट मशीन से ऑपरेशन कर देगा, दवाई बता देगा। आप रोबोट लाएंगे, जिंदा इंसान पत्रकार है, उसके साथ संवेदनाएं है, गरीब को मरते देखता है तो लिखता है, रोते देखता है तो लिखता है। रोबोट सूचना देगा आज 11 लोग मर गए, खत्म, मामला हो गया। इंसान नहीं रहेगा। ये इंसान की हत्या करने का, इंसान की हत्या करने का सबसे बड़ा हथियार है रोबोट। हथियार के क्षेत्र में, युद्ध में रोबोट का काम हो, हम मान सकते हैं, चलो रोबोट से लड़ जाओ, कोई हर्ज नहीं। पर जहां रोबोट को लड़ना चाहिए वहां इंसान लड़ रहा है, और जहां इंसान को काम करना चाहिए वहां रोबोट लगाया जा रहा है। ये मानवता की हत्या है। समाजवाद ये दुनिया में मानवता को बचाने की विचारधारा है, और ये सदैव प्रासंगिक रहेगी। आप सबके धन्यवाद। कोई सवाल अब आपको पूछना हो तो आप पूछें, उनको उत्तर दे। आपने जो सवाल पूछा है, मेरे विचारों से वो सवाल कभी नहीं उठता। इसलिए धर्म क्या है? हाउ यू डिफाइन द रिलीजन इज द मेन क्वेश्चन।
धर्म का मतलब है अच्छाई करना, टू डू गुड। गांधी ने धर्म का दर्शन का कहा, वैष्णव जंतो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। जो दूसरे के दर्द को समझता हो वही धर्म है। तुलसी ने कहा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के भला करने के समान कोई धर्म नहीं और दूसरे को बुरा करने के समान कोई अधर्म नहीं। तो धर्म में और मल्टीकल्चरल में फर्क कहां आया? देखिए, एक बात से सावधान में करना चाहता हूं कि हमारी दुनिया में नए नए प्रकार के जुमले गढ़े जा रहे हैं हर क्षेत्र, वो राजनीति में, वो धर्म में, वो अर्थशास्त्र में। इसी अर्थशास्त्र में आपने एक नया जुमला भी सुना होगा जो WTO के बाद आया है कि ट्रिकल इकोनॉमी। ट्रिकल इकोनॉमी, अब ट्रिकल का मतलब आप सब समझ रहे। बरसात में पानी गिरता है तो पानी रिसता है नीचे, हिंदी है बोलते हैं रिसन अर्थव्यवस्था। तो दुनिया के कैपिटलिस्ट क्लास का अर्थशास्त्र ने एक नया जुमला फेंका है और कहा है कि अभी ट्रिकल इकोनॉमी होना चाहिए, यानी पैसे वाला का मुनाफा ऊपर अंबानी की छत भर जाए, थोड़ा पानी गिर गया नीचे आएगा तो आपको भी मिल जाएगी, चिंता मत। ये ट्रिकल इकोनॉमी। ऐसे जुमले विकास को लेकर भी किए जा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास कैसे हो सकता है? अब अंबानी का विकास और सड़क पर भीख मांगने वाले का विकास कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं। अगर विकास करना है तो सबका समान विकास होना चाहिए, सबको बराबरी का विकास होना चाहिए। अंबानी को नीचे करना चाहिए, गरीब को ऊपर करना चाहिए, तब विकास हो पाएगा। तो जो मल्टीकल्चरलिज्म है, कल्चर इज ए डिफरेंट थिंग। कल्चर इज नॉट रिलीजन। रिलीजन इज ए आइडियोलॉजी फॉर 1000 ईयर्स। कल्चर हम लोग का जीने का तरीका है। तो इंसान के जीवन के व्यक्ति के रूप में हमको मल्टी कल्चर रहना चाहिए, इसलिए कि हमें उदार रहना है। हम दूसरे के जीवन शैली के ऊपर गुस्सा न करें। ये लुंगी पहनने वाला है, ये धोती पहनने वाला है, ये फुल पैंट पहनने वाला है, ये ब्रश करने वाला है, अबक वाला है, ये नहीं, ये फर्क न करें। और इंसान को बराबर सबके उसका हित देखे, ये धर्म है। तो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन मल्टीकल्चरम एंड बिटवीन रिलीजन। रिलीजन your personal ideology for 1000 years, images of a society of long time. Multiculturalism, this system of life living. जो रूलिंग पार्टी रही है या रूलिंग पार्टी है, उसने समाजवाद लाने की कभी घोषणा नहीं की, उसने बराबरी लाने की कभी घोषणा नहीं की। मतदाता को खरीदने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सीधा नोट, एक तरीका होता है वोट का माध्यम। तो आजकल लोग चुनाव में पैसा बांटते हैं तो नोट बांट रहे हैं, उससे खरीदते हैं। और जो कुछ लोग सत्ता के नजदीक जाते हैं वो घोषणाएं करके खरीदते हैं। हम ये दे देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम 15 लाख दे देंगे, हम इतना कर देंगे। ये समाजवाद की घोषणाएं नहीं है। समाजवाद का अगर एक पंक्ति का घोषणा पत्र हो, वो जो शायद आज देश और दुनिया को सबसे रिलेवेंट है कि देयर मस्ट बी द इक्वल सोसाइटी इन होल ऑफ द वर्ल्ड। सारी दुनिया में बराबरी, हम बराबरी लाएंगे, बस यह घोषणा पत्र है। और यह घोषणा पत्र कोई लागू नहीं करता, कोई कहता ही नहीं। अब वो घोषणा पत्र के लोगों को आगे लाना पड़ेगा। आपके तेलंगाना के इलाके में संघर्ष करने वाले लोग हैं, रहे हैं, पत्रकार तो मित्रों में भी रहे हैं। उन सबको फिर से इकट्ठा होना होगा। वो लेफ्ट थे, राइट थे, अच्छे थे, बुरे थे, कैसे लड़े, हथियार का छोड़िए बात। अपने अपने अनुभव से सबने सीखा है। हम पुरानी बात पर नहीं जाना चाहते। कल आपका विश्वास हिंसा में हो रहा होगा, आज हिंसा असफल हो रही है, सब देख रहे हैं। और हिंसा के चलते स्टेट पावर के लिए लॉजिकल वो मिला है, तर्क मिल गया है। कल आप लोग सफल हुए नहीं हुए छोड़िए बात, और अब क्या हम एक भारत एक दुनिया बनाने के लिए तैयार हैं, बराबरी की दुनिया बनाने को तैयार हैं। इस वन पॉइंट सिंगल लाइन घोषणा पत्र ये होना चाहिए।
ఈ కార్యక్రమానికి మాట్లాడినటువంటి అందరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడినటువంటి ఠాకూర్ గారికి ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం. తదుపరి జర్నలిస్టు ఫోరం మరొక కార్యక్రమం త్వరలోనే మీ ముందుకు వస్తుంది. తెలంగాణ ఉద్యమకారుల సంక్షేమం, అభ్యుదయం అనేటువంటి అంశం మీద వీలైనంత త్వరలో అన్ని తెలంగాణ ఉద్యమ సంస్థలు, రాజకీయ పక్షాలు, అన్ని పార్టీల నాయకులు, పౌర సమాజం కోసం పనిచేసే నాయకులతోటి ఒక విస్తృత స్థాయి ఒక అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఈ సమావేశాన్ని ముగించే ముందు కైండ్లీ ప్రపోజ్ ది ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ బై జర్నలిస్ట్ ఫోరం సెక్రటరీ శ్రీనివాస్. అండ్ ఇట్స్ రిలవెన్స్ సెమినార్ కార్యక్రమానికి పిలవగానే మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి చీఫ్ గెస్ట్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన శ్రీ రఘు ఠాగూర్ గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. టీ జర్నలిస్ట్ ఫోరం అధ్యక్షులు, తెలంగాణ ఉద్యమకారులు అన్న పల్లె రవికుమార్ అన్నగారికి, సీనియర్ జర్నలిస్టు తెలంగాణ ఉద్యమకారులు అన్న పాసం యాదగిరి అన్నగారికి, తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు గాదయ్య అన్నగారికి, లోహియా విచార్ మంచు నేత గోపాలకృష్ణ గారు, రామదాస్ గారు, ఎల్హెచ్పిఎస్ అధ్యక్షులు రామదాస్ గారు, శేషరామ్ నాయక్ గారు, తెలంగాణ ఇంటి పార్టీ అధికార ప్రతినిధి బైరు శేఖర్ గారు, ప్రముఖ ఉద్యమకారిణి మహిళా నేత అక్క అన్నపూర్ణమ్మ గారు, అలాగే తెలంగాణ ఉద్యమకారులు, ఇతర ప్రజా సంఘాల నేతలు, ప్రముఖులు, సీనియర్ జర్నలిస్టులు, నాతోటి సహచర మిత్రులు, ఈ జర్నలిస్ట్ ఫోరం నేతలు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసింది. तेलंगाना में समाजवादी आंदोलन के लिए मजबूत बनाने के लिए जो हम लोग की कल्पना है, उस कल्पना का पहला चरण है कि जो बौद्धिक वर्ग है, पत्रकार मित्र हैं, प्रोफेसर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको सहयोग लेकर के इस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने में उनका योगदान लिया जाए। एक बौद्धिक स्तर पर भी संघर्ष है जो दुनिया के कैपिटलिस्ट क्लास में और समाजवादियों के बीच में हो रहा है, जो डब्ल्यू के समर्थक है, ग्लोबलाइजेशन के समर्थक और हम लोग के बीच में हो रहा है। तो इसलिए एक बौद्धिक तबके को हमको सहयोग लेकर खड़ा करना है। दूसरा, जहाँ जहाँ भी जो जनसंघर्ष हैं, जो पर्यावरण के सवाल को लेकर हों, परिश्रम के सवाल को लेकर हों, मजदूरी के सवाल को लेकर हों, अन्याय के सवाल को लेकर के हों, विषमताओं के सवाल को लेकर के हों, जहाँ भी कमज़ोर या गरीब या अन्याय के खिलाफ कोई लड़ रहा है, उसके साथ जुटना ये हमारे दूसरा रणनीति का हिस्सा होगा। और तीसरा, पिछले दिनों जितने भी समाजवादी वामपंथी आंदोलन चले हैं, उनसे जिन लोगों ने अनुभव प्राप्त किए हैं, उन अनुभवों के बाद जो महसूस करते हैं कि अब एकता की आवश्यकता है, उन सबको एक मंच पर लाना और एक दल के रूप में लाना। इसलिए कि हमारी ये मानता है कि अकेले संघर्ष से बदलाव संभव नहीं है। डॉक्टर लोहिया कहते थे, जेल, फावड़ा और वोट, ये बदलाव के 3 तरीके हैं। तो संघर्ष का एक रास्ता है, पर अब वोट भी उतना ही और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो संघर्ष के साथ साथ वोट के लिए उन सबको एक मंच पर, एक राष्ट्रीय मंच पर एकजुट करना, ये भी हमारा प्रयास होगा। तो 3 चरण की रणनीति को हम लोग प्रयास में लाएंगे और इसके माध्यम से हम हिंदुस्तान में फिर से समाजवादी आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करेंगे। अब इसको रोकथाम करने के लिए कैसी राजनीतिक संस्कृति आना चाहिए? देखिए, राजनीतिक संस्कृति है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। राजनीति में कुछ लूटो मार घुसपैठिए डकैत लोग आ गए हैं। तो जो डकैत लोग आए हैं इसलिए आए कि अच्छे लोग नहीं आए। हमें अब अच्छे लोगों के लिए लाना है। जैसे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी को हमने बनाया, ये अच्छे लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए, संघर्ष वाले लोगों के लिए, विचारवान लोगों के लिए, समाज के प्रति सोचने वाले लोगों के लिए आगे लाने का मंच है। तो हमें जो भ्रष्ट लोग, जो लुटेरे लोग आए हैं, इनको राजनीति के मंच से खदेड़ के बाहर करना है
हमें ईमानदार अच्छे विचारवान लोगों के मंच पर लाना है, उनको राजनीति देना है और ये काम हम उनकी हिस्सेदारी से कर पाएंगे। ये लक्ष्य हमारे सामने साफ है। हमारे सामने कई ऐसे अवसर आए, अतीत में भी आए कि जब लोगों ने हमसे टिकट मांगे और हमारे पास में एक बार तो एक सेवानिवृत्त डाकू जो आजकल समर्पण कर देते हैं ना, वो लोग बोलते कि रिटायरमेंट वाले डाकू हो गए, सेवानिवृत्त डाकू, वो टिकट मांगने आए पैसे पर। हमने कहा हम नहीं देंगे, हमारा कार्यकर्ता को देंगे। तो एक राजनीति की नई शैली हमको शुरुआत करना है। आज दलों के भीतर सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि दलों में लोकतंत्र नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब कभी कल्पना नहीं कर सकते हिंदुस्तान के संविधान में ये हाईकमांड नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये हाईकमांड कहाँ से आ गया? ये हाईकमांड और इस प्रकार के जुमले हैं, ये जुमले तो हम लोग माफियाओं में सुनते थे, जो आजकल इसमें आ गए हैं आपके राजनीति में। तो ये राजनीति में जो माफियावाद घुसा है, इसको ख़त्म करना है। राजनीति में हाईकमांड ख़त्म करना है। हमको एक ऐसी राजनीतिक संरचना करना है और करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें आंतरिक लोकतंत्र होगा, हर व्यक्ति के लिए बोलने की आज़ादी होगी, व्यक्ति को अपनी बात करने की आज़ादी होगी। हम सब जो मिलकर तय करेंगे वो काम करेंगे, पर व्यक्ति की आज़ादी रहेगी तो आंतरिक लोकतंत्र बचेगा तो देश का लोकतंत्र बचेगा। इसलिए यही कराना है। तेलंगाना राजनीतिक दलों का जनतंत्रीकरण कैसा होगा? राजनीतिक दलों का जनतंत्रीकरण ऐसा होगा कि कुछ दलों जो गैर जनतंत्री दल हैं, अभी क्या हो रहा है कि देश भर में करीब 450 नए राज परिवार पैदा हो गए। ये कि निज़ाम चला गया है तो 450 निज़ाम आ गए। हर सूबे में 3-3, 4-4 निज़ाम पैदा हो गए, वो तेलंगाना में पैदा हुए हैं। तो ये जो राजनीति का सामंतीकरण हो रहा है, राजनीति में 3 प्रकार की विकृतियाँ आई हैं। एक विकृति आई है कि राजनीति में नव सामंतवाद, नियो फ्यूडलिज्म आ गया है एक। दूसरी विकृति आई है कि राजनीति में नियो ब्राह्मणिज्म, ये मैं ब्राह्मणिकल सिस्टम की उल्ट की साथ साथ नहीं की वही बात कह रहा हूँ, ये जाति के आधार पर नहीं है, ये प्रवृत्ति के आधार पर है। द टेंडेंसी टू डिवाइड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड कास्ट एंड रिलीजन एक्सेट्रा। तो ये जो राजनीति में न्यू ब्राह्मणिज्म आया है, ये दूसरा खतरा आ गया है, दूसरा। और तीसरा, जो राजनीति में कट्टरता पैदा हुई है, इस कट्टरता को ख़त्म करना है। तो इसको लिए ख़त्म करने के लिए एक नया प्रयोग हम लोगों ने किया है लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नाम से। हम तेलंगाना में सभी प्रबुद्ध मित्रों के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप लोग आइए, आप लोग आके इस मंच के लिए जनता तक बनाइए। हम उनके मंच को तभी बिठा पाएंगे जब हम विकल्प देंगे। जब लोग हमारे यहाँ पार्टी के भीतर में, हमारे राजनीतिक दल के अंदर में जनतंत्र देखेंगे, तब लोग उसके खिलाफ जाएंगे। और इसलिए हमको अकेले शाब्दिक विकल्प नहीं देना है, हमें शब्द के साथ साथ कर्म का भी विकल्प देना है। तो कर्म का विकल्प जरूरी है। तेलंगाना सीएम केसीआर का ओपिनियन क्या है उनके पालन में? हिंदुस्तान में 23 सीएम है, एक वो भी है। ये जो छोटा राज्य बना था, इस छोटे राज्य को बनाने के पीछे जो भावना थी कि यहाँ के गरीब के लिए अवसर मिलेगा, यहाँ के बेरोजगार के लिए काम मिलेगा, यहाँ पे कारपेट सिस्टम खत्म होगा, यहाँ का पर्यावरण बचेगा, नदियाँ बचे, बल्कि यहाँ पर केसीआर एक फैमिली का राज। तो ये जो फैमिली राज है, वो दिल्ली का गांधी परिवार का राज हो, इंदिरा गांधी परिवार का राज हो, वो संघ का एक समूह परिवार का राज हो, वो भी एक परिवार है, संघ फैमिली। वो पंजाब का अकाली दल का या अमरिंदर सिंह का परिवार हो, वो बिहार का कोई परिवार हो। जो हम लोगों की विचारधारा है वो परिवारवाद के लिए, परिवारवाद जनतंत्र का दुश्मन है। परिवारवाद में फ्यूडलिज्म है, परिवार में डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी को बचाना है तो परिवारवाद से मुक्ति पाना चाहिए, उसमें केसीआर भी शामिल है। अनलेस द फ्यूडलिज्म इज नॉट फिनिश्ड, देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी, नो डेमोक्रेटिक वैल्यूज। एक राजा जाएगा, उसका बेटा आ जाएगा, बेटा बहू आ जाएगी, उसका फिर बच्चा पैदा होगा, फिर वो आ जाएगा, तो फिर द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमोक्रेसी डजंट मीन ओनली वन मैन वन वोट, बट डेमोक्रेसी मीन्स द एवरी मैन शुड हैव इक्वल राइट फॉर पॉलिटिक्स। बराबर का अधिकार होना चाहिए। एक गरीब भी व्यक्ति कह सके कि हम खड़े होने को तैयार हैं, हम खड़े लड़ सकते हैं। आज के कोई लड़ सकता है? आज एक पार्षद का चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए करोड़ रुपया चाहिए। आज एमएलए का चुनाव लड़ना हो तो 10-20 करोड़ चाहिए, लोकसभा का चाहिए तो 50-100 करोड़ रुपया चाहिए। कौन गरीब लड़ सकता है? तो वी वांट अ डेमोक्रेसी कि जहाँ पे गरीब को भी लड़ने का उतनी बराबर का अधिकार हो। उसे मैं कहता हूँ कि
कि इलेक्शन कमीशन शुड टेक सम रिफॉर्म्स, और वो रिफॉर्म क्या होना चाहिए? नंबर एक व्यक्ति केवल एक स्थान चुनाव लड़ पाए। अभी क्या है, एक 2 से लड़ रहा है, 3 से लड़ रहा है, ये नहीं, एक व्यक्ति केवल एक जगह से चुनाव लड़ रहा है। लोकसभा लड़ रहे, विधानसभा लड़ रहे, पार्षद लड़ रहे, 5 साल तक वो नहीं होना चाहिए। नंबर 2, फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट 5 साल के लिए देश में एक बार चुनाव, बस ओनली 2 months देयर शुड बी फिक्स्ड फॉर द इलेक्शन। उसके बाद कोई चुनाव नहीं, चुनाव बंद किया जाए। नंबर 2। नंबर 3, सारा जो खर्चा है वो खर्चा केवल, और सारी सभाएं मीटिंग, सारी जो मीटिंग हैं ये सब चुनाव आयोग कराए, कोई का खर्च करने की जरूरत नहीं है। और आप ऑनलाइन सभा कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन सभा सबको करने दीजिए, सबकी बात को जाने दीजिए। अभी क्या है कि जो तंत्र है उस तंत्र की बात जा रही है, बकाया की बात नहीं जा पा रही। तो इसलिए डेमोक्रेसी में सबको बराबरी का लड़ने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, तब डेमोक्रेटिक सिस्टम आएगा। तो भी करना चाहिए। कोई और? धन्यवाद, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। టీ జర్నలిస్ట్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ సోషలిజం ప్రాసంగికత అనే అంశం మీద ప్రముఖ సోషలిస్టు తత్వవేత్త రఘు ఠాకూర్ గారితో ఒక సెమినార్ కమ్ ఇంటరాక్షన్ కార్యక్రమం నిర్వహించాం. ఈ కార్యక్రమ ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే ఇవాల్టి సమాజంలో అణగారిన వర్గాల ప్రజలకు, ఎవరైతే ఏ ప్రజలకైతే ప్రభుత్వాలు సమాజ మద్దతు అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళ అవసరాలకు భిన్నంగా ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తున్నాయి. ఇది సమాజ క్షేమానికి మంచిది కాదు. దీనివల్ల సమాజంలో దోపిడీ, వివిధ వర్గాల ప్రజల మధ్యలో అంతరాలు అఘాతం స్థాయికి పోతున్నాయి. ఇది ఒక మాఫియా సంస్కృతి వైపు దారితీస్తుంది. ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం పరిడవిల్లాలంటే తెలంగాణ లాంటి ఒక చైతన్యవంతమైనటువంటి సమాజంలో ప్రజాస్వామిక విలువల కోసం ప్రజలు ఎప్పుడూ ఆరాటపడుతూ పోరాటం రూపం ఏదైనా పోరాటం చేసినటువంటి ప్రాంతం ఇది. తెలంగాణతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాస్వామిక విలువలతో కూడినటువంటి సమాజం నిర్మాణం జరగాలి. ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా, ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా పరిపాలన జరగాలన్నా, ప్రభుత్వాలు నడవాలన్నా ఈ రాజకీయాల్లో మాఫియా సంస్కృతి పోవాలని, రాజకీయాల్లో ఈ కుటుంబ పాలన అంతరించాలని, ఈ రాజకీయాల్లో ఫ్యూడల్ సంస్కృతి అంతమొందించాలని, అప్పుడే అది జరిగితే తప్ప ఈ సమాజంలో అంతరాలు, ఈ సమాజంలో ప్రజల మధ్యన పొరపచ్చాలు పోవని రఘు ఠాకూర్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. జర్నలిస్ట్ ఫోరంగా నేనుగా కూడా అటువంటి అభిప్రాయాలతోటి ఏకీభవిస్తూ ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఇవాళ తెలంగాణలో ఓ చిన్న ప్రయత్నం చేశాం. అందుకు ఇదొక చర్చగా సమాజంలో ఇదొక భావజాల వ్యాప్తికి, ఒక చైతన్యవంతమైనటువంటి సమాజంలో ఈ దిశలో పౌర సమాజం, ఉద్యమ సంస్థలు అందరూ అడుగులు వేయాలని ఆ దిశలో ఒక ప్రయత్నం. ఎందుకంటే తెలంగాణ సమాజం మళ్ళొక్కసారి తమ కోసం తాము ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి, ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం మొదలైంది. ఆ సందర్భాన్ని మరింత అడ్వాన్స్ ముందుకు తీసుకుపోయేటటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఇవాళ ఈ చర్చా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. దీనికి సహకరించినటువంటి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. జై తెలంగాణ.